जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जेड बी सोनू सर। साथियों, मैं 2 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पाया, जिसका कारण था विद्युत की समस्या होना। अब जाकर के कहीं वो सही हुई और आज मैंने सोचा अपने बच्चों को वीडियो दे दिया जाए। तो आइए हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर करंट अफेयर के चल रहे हैं, जिनमें हम सब्जेक्टिव ज़्यादा प्रश्न लेकर चल रहे हैं, ताकि बच्चों के और भी बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो कंप्लीट होते जाए। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर को वन लाइनर अप्रोच बना के पढ़ते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं। वो आपकी अपनी सोच है, जैसे आप पढ़ना चाहें आप उसको पढ़िए। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये बहुत कारगर तरीका है और इससे आपके अन्य सब्जेक्ट हैं वो भी प्लस होते रहेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं मृत्युदंड की। देखिए, बहुत ज़्यादा चर्चा में है मृत्युदंड। अब ये मृत्युदंड चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है, कैसे भी दिया जा सकता है। कोई किसी को गाली दे दे या कोई किसी का थोड़ा सा भी नुकसान कर दे तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक अनुच्छेद जुड़ता है और एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। अब ये आर्टिकल 21 है क्या, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो अगर हम कहें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अगर आपसे कहा जाए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन कतिपय कारणों पे ये भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता इत्यादि के लिए हानिकारक है तो उसके इस अनुच्छेद का उन्मूलन किया जाएगा। अब देखिए कैसे किया जाएगा, ये शक्ति किसको हमने प्रदान की, तो हमने ये शक्ति संसद को प्रदान की है। आपको ध्यान रखना है, संसद क्या कर सकता है, मूल अधिकारों पर संशोधन इत्यादि कर सकता है। ठीक है, वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि मूल अधिकार निलंबित करने का अधिकार किसको है, भारत के राष्ट्रपति को है। अब यहाँ पर विधि निर्माण शब्द की बात जुड़ी, इसलिए मैंने कहा कि ये शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अब देखिए संसद करेगा क्या, ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो संसद यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से किसी अनुच्छेद को क्या कर सकता है, छीन कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी बहुत सारे पिटीशन आपने लास्ट टर्म में भी पढ़ा था, बहुत सारे पिटीशन इसमें दाखिल भी हुए थे। ठीक है, तो देखिए विधि शब्द से हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 21 कहता है जीवन से वंचित करना असंवैधानिक होगा, लेकिन अगर वह प्रक्रिया विधि के द्वारा स्थापित हो तो ऐसा किया जा सकता है। देखिए एक कंडीशन आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ विधि की बात जो आई, एक प्रेसिडेंट हो गया, आपका लोकसभा हो गया, आपका राज्यसभा हो गया। ठीक है, अब आपको गौर से ध्यान रखना है इस चीज को। अब आपने पढ़ा था सभी व्यक्तियों के पास संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद, इधर अगर हम देखें तो अनुच्छेद 31 में था, और अगर हम देखें तो स्वतंत्रता में, अगर स्वतंत्रता के अधिकार को अगर हम लोग देख लेते हैं तो 19 के एक्ट में था। ठीक है, अभी इसको क्या किया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके एक अधिकार बनाया जिसे कहा गया कानूनी अधिकार, और ये कानूनी अधिकार किसमें जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300 के कामे भाग 12 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखिए था क्या, था तो मौलिक अधिकार, लेकिन किसने इसको समाप्त कर दिया, संसद ने। किस प्रक्रिया के द्वारा, तो विधि के द्वारा। ध्यान रखना, तो विधि निर्मित प्रक्रिया जो है उसके द्वारा आप इन अनुच्छेदों पर संशोधन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से सॉल्व होता है। चलिए अब हम दूसरी बात इसी में करेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में मृत्युदंड में क्या हुई है, तो सर गिरावट हुई है। ये आपको याद रखना, बहुत रेयर केस में ही, बहुत ज्यादा ही कृत्य ऐसे हो तब फांसी दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, थोड़ा सा पॉइंट और यहाँ एक कवर कर लेना है। अब देखिए हमारे संविधान का भाग 5 बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रशासन की बात होती है, शासन की बात होती है। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए, भारत में अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु
दंड की सजा को समाप्त किया जा सकता है या माफ किया जा सकता है, या अधिकार किसमें निहित होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति में निहित है। याद रखना, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की मृत्यु दंड की सजा को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है या माफ कर सकता है। तो ये देखिए 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट निकल के आ गए। तो एक तो हमें ये चीज हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आया शक्ति मिल गैंग रेप में फांसी। तो जो शक्ति मिल गैंग रेप में थे तो उसके दोषियों को फांसी दी गई थी। एक चर्चा का कारण आया था। मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई लेवल में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम करते हैं। कई बार यूपी पीसीएस जैसे एग्जामों में भी आईपीसी सेक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है। सबसे पहले हम जान लें आईपीसी है क्या। तो देखिए, इंडियन पीनल कोड इसको बोला जाता है, भारतीय दंड संहिता। और आप सभी जानते हैं कि भारत में ऐसे कानूनों को निर्मित करने का श्रेय मैकाले के टाइम पे जाना शुरू हो गया था। ये चीज आपको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब का टाइम ये हुआ करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये चीज 1833 और मैकाले, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आईपीसी होता क्या है? तो इंडियन पीनल कोड होता है, भारतीय दंड संहिता होती है। अब भारतीय दंड संहिता में अगर हम देखें तो धाराएं कितनी हैं? तो 512 धाराएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके तहत अगर आपसे पूछा जाए, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कौन से धारा का प्रयोग करते हुए फांसी की सजा को सही बताया है? तो देखिए आईपीसी सेक्शन 376E। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, बलात्कार या गैंगरेप जैसी आरोपों में या आपराधिक प्रवृत्ति में 376 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 376E को इन्होंने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बार बार इस तरीके का अपराध करता है तो उसे फांसी दे देना ही सही है। तो एक चर्चा का कारण ये भी रहा। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट होता है। चलिए अब हम दूसरे पर बात करते हैं, और दूसरा पॉइंट है हमारा राइजिंग इंडिया कैंपेन। राइजिंग इंडिया कैंपेन, तो देखिए राइजिंग इंडिया कैंपेन है क्या? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, ये उत्साहवर्धन के लिए है। जो कोरोना पीड़ित हैं या जो कोरोना योद्धा हैं, उनको उत्साहित करने के लिए फेसबुक और दैनिक जागरण ने मिलकर एक मुहिम चलाई है जिसे राइजिंग इंडिया कैंपेन कहा जाता है। अब इसकी टैगलाइन की अगर हम बात करें तो इसकी टैगलाइन है, जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। ये याद रखिएगा, जीतेगा भारत और हारेगा कोरोना। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ऑपरेशन बनीला, ऑपरेशन बनीला 25 जनवरी 2020 की बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया मेडागास्कर। बच्चों मेडागास्कर का जैसे ही नाम आपके कानों में पहुंचा होगा, आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो द्वीप है जिसे आप आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, अब द्वीप की परिभाषा क्या होती है? तो मैं कह सकता हूं कि वह छोटे भूखंड जो चारों ओर किससे घिरे होते हैं? जल से घिरे होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, वह भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। अगर वो बड़े हैं तो वो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंटल है, और अगर वो छोटे हैं तो वो आइलैंड कहलाते हैं। एक पॉइंट तो हमारा यहां से कवर हो गया। अब जब द्वीप की हमने बात की तो द्वीप से आपको याद आया होगा, एक द्वीप का नाम बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में लिया जाता है और वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। यानी ग्रीनलैंड से आपने तुरंत गेस कर लिया कि ये तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब जब हम विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो हम इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर अधिकार है डेनमार्क का। अब जब हम ग्रीनलैंड की ही बात करें तो जो नियर अबाउट जो स्थित है वो कनाडा के नियर अबाउट स्थित है। अब ग्रीनलैंड से हमको एक और याद रखना है, एक यहाँ जनजाति पाई जाती है एस्किमो। कौन सी? एस्किमो। ठीक है, एस्किमो जनजाति इग्लू के लिए जानी जाती है। अब इग्लू क्या होता है? जो बर्फ के बने घर होते हैं, जो बर्फ के बने घर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें ग्रीनलैंड से आपकी क्लियर हो गई। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? डेनमार्क में। एस्किमो कहाँ पाई जाती है? तो ग्रीनलैंड में। ठीक है, और एस्किमो किसके लिए जानी जाती है? इग्लू के लिए जानी जाती है। इग्लू क्या है? बर्फीला आवास है। चलिए, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से ये कवर हुआ। अब हम दूसरी बात करेंगे, एक देश का नाम लिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया। याद रखिए, ये इंडोनेशिया। तो देखिए इंडोनेशिया भी चर्चा में रहता है बच्चों। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एशियाई देश है, सबको मालूम है। इंडोनेशिया से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर द्वीपों का समूह है तो वो है इंडोनेशिया। बच्चों इंडोनेशिया लगभग, जहां तक मुझे जानकारी है,
वो 13,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए इंडोनेशिया को सर्वाधिक द्वीप संग्रहों वाला देश कहा जाता है। तो एक इंडोनेशिया से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे, यानी जिसके प्रश्न को लेकर हम आए हुए हैं, और वो प्रश्न है आपका मेडागास्कर। वो कौन सा है? वो है आपका मेडागास्कर। ठीक है, तो देखिए मेडागास्कर को आप देख लीजिए। ये जो कॉन्टिनेंटल बना हुआ है, ये कॉन्टिनेंटल मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 रेखाएं हैं। एक को हम बोलते हैं कर्क रेखा, और सभी को जानकारी है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आती है। फिर दूसरी है हमारी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर आती है, और तीसरी है हमारी मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित होती है। तो एक ही महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर अगर गुजरती हैं तो वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इसकी बात कर रहा हूँ, आपको करंट अफेयर की ही श्रृंखला में मैं अफ्रीका के विषय में पढ़ा चुका हूँ। अफ्रीका को मैंने बताया था ये अन्य द्वीप के नाम से जाना जाता है, काले लोगों का देश कहलाता है, विक्टोरिया झील यहाँ की फेमस है, नील नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, बुशमैन यहाँ की जनजाति है, सहारा मरुस्थल यहाँ पर स्थित है, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर स्थित है, और ठीक इसके बगल में यहाँ स्थित है मेडागास्कर। याद रखिएगा। ठीक है, ये मेडागास्कर हो गया। अब मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच की एक जलधारा आपको याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं मोजेम्बिक स्ट्रेट या मोजेम्बिक की जलधारा। तो देखिए अफ्रीका की मुख्य भूमि से मेडागास्कर को कौन सी जलधारा अलग करती है? तो मोजेम्बिक अलग करती है। तो बच्चों ये था आपका कॉन्टिनेंटल, और ये इसके बगल में था आपका मेडागास्कर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाएगा। देखिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अगर हम उत्तरी की बात करें तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आता है। अब किसके साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के साथ में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट, और ये हमारा पॉइंट यहां से क्या हो गया? कवर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट घास और यहां से हम उठा लेते हैं, सवाना। अब देखिए अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कैसी सवाना नामक घास पाई जाती है। कैसी घास होती है? गर्म घास होती है। जबकि इसके दक्षिणी सिरे पर बेल्ट नामक शीतोष्ण घास पाई जाती है या शीत घास पाई जाती है। तो ये चीज हमारी यहां तक क्या हो गई? कवर हो गई। तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बना है? ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला 25 जनवरी को मेडागास्कर में डायनी नामक चक्रवात से राहत देने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया एक अभियान था, जिसमें आईएनएस ऐरावत को क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना। देखिए पीएम स्वनिधि योजना क्या है? स्वनिधि योजना के तहत हम कर क्या रहे हैं? जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, जो गलियों में दुकान लगाते हैं या फुटपाथों में दुकान लगाते हैं, सरकार उनके लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर उनको क्या दे रही है? धन मुहैया करा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा, बच्चों ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 10,000 रुपए। जिसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 10,000 रुपए। तो आपके लिए केवल ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कृषि क्षेत्र का लेखपाल हो या चकबंदी लेखपाल हो या आरओ हो, एआरओ हो, ऐसे एग्जामों में इवन हम कह सकते हैं कि पीसीएस लेवल तक में इस तरीके के मैंने क्वेश्चन खुद देखे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है एमएसपी, तो एमएसपी क्या है? कृषि क्षेत्र से, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म पहले तो आपको याद रखना है, मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित किया जाता है? तो एक क्वेश्चन बन सकता है फसल कटने के बाद, फसल बोने से पहले, फसल के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल बोने के पहले। अभी आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही अब मानसून हमारा आ रहा है, जुलाई सेशन आ रहा है और खरीफ की फसल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो खरीफ की फसलों में हाल ही में क्या किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। परेशान मत होइए, मैं अभी ये भी बताऊंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। तो देखिए, तो यहां पर एमएसपी, पहले इसका पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, इसका मतलब हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, अब देखें कितनी
फसलों को दिया गया, अभी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 14 फसलों को हाल ही में एमएसपी उसकी क्या कर दी गई है, घोषित कर दी गई। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि एमएसपी तय कौन करता है, तो एमएसपी तय करती है केंद्र सरकार। कौन तय करता है, केंद्र सरकार, याद रखिएगा, ठीक है। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा तय होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ कंफ्यूजन फिर होगा। अब आप एमएसपी को खेती से जोड़कर पढ़ेंगे और जब आप कृषि पढ़ेंगे तो आपको हम कह सकते हैं कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली राज्य सूची और उस राज्य सूची में कृषि एक विषय मिलेगा, तो आप वहां कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एमएसपी तय करना केंद्र सरकार का काम है, जबकि कृषि कौन सी सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। अब देखिए यहां पर जिस बच्चे ने कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन नहीं किया है उसको ये चीजें समझने में बड़ी समस्या होगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं एक दूसरे सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग, कौन से आयोग के द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है या सिफारिश की जाती है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसकी क्या की जाती है, सिफारिश की जाती है। बच्चों एक हमेशा मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा गेहूं, धान, मक्का, गन्ना है तो सभी कृषि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए समर्थन मूल्य जारी नहीं होता, तो बेटा जी गन्ने के लिए कभी समर्थन मूल्य जारी नहीं होता, इसके लिए लाभकारी मूल्य या लागत मूल्य घोषित किया जाता है। तो हमारी श्रृंखला यहाँ तक थी, तो हमने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए। जब भी हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आज में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभी जितनी भी फसलों को घोषित किया गया उनमें से जो प्रमुख फसलें हैं उनकी हमें डाटा लिखने होंगे, तो आप इंतजार करिए कल की क्लास का, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।